हेलो दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कुमार आप सबका अकाउंट्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले क्रिएट आता है बट आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि कौन सा वाउचर में ग्रुप कौन सा क्रिएट करना है, कैसे करना है। तो जो आप लोगों को सबसे पहले समझ आएगा मैं वो चीज़ समझा देता हूँ। इसके अंदर ग्रुपिंग कि अगर टैली के अंदर आपको ये नहीं पता है कि लेजर में कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर जाना है। ग्रुप जैसे कि सेल्स के अंदर जाना है, सैलरी है तो सैलरी किसके अंडर जाना है, डायरेक्ट के अंदर जाना है, इनडायरेक्ट के अंदर जाना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो डायरेक्ट के अंदर जाना है, इनडायरेक्ट के अंदर जाना है। कोई इन्वेस्टमेंट है जैसे LIC हो गई या किसी तरीके कोई प्रीमियम दे रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में जाना है। किसी को एडवांस पेमेंट अगले ने दिया तो किस में जाना है, किस में रखना है, उसको लोन एडवांसेस में जाना है या किस में जाना है। वो डिसाइड करने से पहले आपको ग्रुप के अंदर का जो डेफिनेशन है ना वो पता होना चाहिए। तभी आपका लेजर भी ठीक बनेगा और आपकी अकाउंटिंग भी प्रॉपर होएगी। और उसके बाद जब फाइनल बैलेंस शीट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो वहाँ पे भी रिपोर्टिंग इसकी सही होगी। अदरवाइज आप सब कुछ करोगे, लेजर ही गलत बना दिया कि एक्सपेंस का लेजर आपने एसेट्स में बना दिया, एसेट्स का एक्सपेंस में बना दिया, या डेटर का क्रेडिटर में बना दिया, क्रेडिटर का डेटर में उल्टा बना दिया, तो क्या होगा कि सारा उल्ट पुल्ट हो जाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि हमें पहले ग्रुप को समझें, क्योंकि ग्रुप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू शुरू में ग्रुप ही लड़कों को समझ नहीं आता और वो ग्रुप में गलतियां कर जाते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाना, वो डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप। ग्रुप के अंदर सबसे पहला आता है बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट में बिजनेस के अंडर कई तरीके का बैंक अकाउंट खुलते हैं। उसमें से जो सबसे पहला खुलता है वो होता है करंट अकाउंट। लोग सेविंग अकाउंट से भी बिजनेस करते हैं। कुछ लोग जिनका 20 लाख से नीचे है या उस तरीके का जिनका कुछ जो छोटे मोटे काम करते हैं वो सेविंग अकाउंट से भी काम कर लेते हैं। बट एक्चुअल में जो बिजनेसमैन है उनका सबसे पहले कोई अकाउंट खुलता है वो है करंट अकाउंट। तो इसमें ना 3 तरीके का अकाउंट लिख रहा है। जैसे बैंक अकाउंट है, एक है बैंक अकाउंट्स, ये है एक है बैंक OCC अकाउंट, एक है बैंक OD अकाउंट। ये वाला अकाउंट जो होता है बैंक अकाउंट, ये पार्ट है करंट एसेट्स का। इसके अंदर वो सारे बैंक आएंगे जो सेविंग अकाउंट के बैंक हैं, करंट अकाउंट के बैंक हैं, लोन के अलावा कोई भी बैंक अकाउंट है, किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट है, वो सारा बैंक अकाउंट में आएगा, कोई भी किसी भी तरीके का। बाकी जो लोन अकाउंट्स के बैंक हैं वो सारे इन दोनों में आएंगे। इसके अंदर जो लोन आता है वो OCC अकाउंट है, जैसे CC लिमिट वगैरह होता है इस टाइप के। आप इसमें भी डाल सकते हैं OD-CC अकाउंट, ये भी लोन अकाउंट का ही पार्ट है। ये दोनों ही लोन से रिलेटेड है। OD अकाउंट हो गया, OCC अकाउंट हो गया या CC लिमिट हो गया, इस तरीके के जितने लोन से रिलेटेड आपका अकाउंट खुलता है बैंक के अंदर। जो मान लो कि कोई बैंक में गया, उसने अपने टर्नओवर के ऊपर लोन ले लिया और उसकी लिमिट है, CC लिमिट हो गई, OD लिमिट हो गई, इस तरीके का जो अकाउंट मेंटेन होता है वो भी प्रॉपर बैंकिंग की तरह ही यूज होता है। जैसे करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरीके से, बट वो लोन अकाउंट होता है। तो उस तरीके का जितने भी अकाउंट है वो उस अकाउंट को हम लोग इसके अंदर डालते हैं। और अगर करंट अकाउंट है जो विदाउट लोन अकाउंट होता है, उसको हम लोग इसके अंदर डालते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। और जो लोन अकाउंट है वो नीचे वाले दोनों में डालेंगे। बेसिकली OD अकाउंट बेस्ट रहता है, हम लोग OD अकाउंट को लेके चलेंगे। OCC अकाउंट का कोई खास ये है नहीं। दो ही हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। एक है बैंक अकाउंट जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से रिलेटेड सारे काम होता है, दूसरा लोन अकाउंट, तो वो OD अकाउंट के अंदर आता है। ये भी OD अकाउंट OCC के अकाउंट के ही अंदर होता है। देखो नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर, ये बैंक OCC अकाउंट और OD अकाउंट। और ये देखो लोन के अंदर जा रहा, लोन लाइबिलिटीज़, मतलब लोन्स और लाइबिलिटी जो मैंने पहले डिस्कस करा आप लोगों के साथ। ब्रांच डिवीज़न, जैसे नाम से आपको पता ही है, एक कंपनी के मल्टीपल ब्रांच हो सकता है, डिवीज़न हो सकती है। एक महाराष्ट्र में हो सकता है, दूसरा चंडीगढ़ में हो सकता है, तीसरा दिल्ली में हो सकता है। ऐसे करके जो अलग अलग ब्रांच हैं या अलग अलग स्टेट से रिलेटेड काम होता है वो सारा ब्रांच ऑफिस में जाके चीज़ें होती है। ये एडवांस का पार्ट है, ये एडवांस में मैं डिस्कस करूँगा जो नेक्स्ट एडवांस वाला सेशन होगा, जो नेक्स्ट एडवांस वाला कोर्स होगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आप सब लोगों को पता ही है। कैपिटल का मतलब होता है
ऑनर, वो अकाउंट जो बेसिकली ऑनर के नाम से खुलता है, जिसमें ऑनर सारा रिलेटेड काम करता है, कैपिटल अंदर डालता है, पैसे फंड अंदर डालता है। ये और ये भी प्राइमरी कैपिटल अकाउंट लोन्स के लाइबिलिटी का पार्ट है, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा अकाउंट्स ज्ञान है, अब अकाउंट्स ज्ञान के अंदर जितने पार्टनर हैं या प्रोपराइटर हैं, उनका जो भी अकाउंट बनेगा वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। उससे रिलेटेड उनका विड्रॉल हो गया या पैसा देना हो गया, लेना हो गया, किसी भी तरीके से रिलेटेड अगर कुछ भी हो तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर बनेगा। आप लोगों ने इसको +1 +2 में भी सीखा ही होगा और ये बीकॉम का भी पार्ट है। तो मे भी आई होप कि आप लोगों को याद हो कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। मैं एक बार आप लोगों को टैली में ओवरव्यू देता हूँ, ताकि जब आप काम करना शुरू करोगे, क्योंकि +1 +2 की पढ़ाई तो लड़के ऐसे ही करते हैं, कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा। तो अभी नहीं याद से काम नहीं चलेगा। मेरा काम है कि एक बार आप लोगों को ओवरव्यू देना। कैश इन हैंड पता ही है, जो पैसा कैश से रिलेटेड होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है कैश, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कैश इन हैंड कोई ऐसा लेजर जो कैश से रिलेटेड है। एक कैश जो है ये करंट एसेट्स के अंदर आता है, करंट एसेट्स, और कैश से रिलेटेड कोई भी लेजर बन रहा तो उसके अंदर आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसे कैश है, स्टॉक है, या ऐसा एसेट्स जो करंट में चल रहा हो, जैसे कि किसी को कोई पैसा दिया लोन के ऊपर, बस किसी को एडवांस दे दिया, उस तरीके का जितने भी रिलेटेड हो वो सारा करंट एसेट्स के पार्ट हैं। ये करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप एंड सब ग्रुप बनते हैं, तो हम इसको थोड़ा कम डिस्कस करेंगे, बाकी ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। करंट लाइबिलिटी सेम करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, ये दोनों ही बैलेंस शीट के पार्ट हैं। इसके अंदर बहुत सारे लेजर्स बनते हैं। वो जब आप काम धीरे धीरे करना शुरू करोगे और आगे जब आप लोग चलते जाओगे तो ये चीज़ें डिस्कस होनी शुरू हो जाएगी और आप लोग इसको डिफ़ाइन कर लोगे कैसे करना है। डिपॉजिट्स, एसेट्स, फिक्स डिपॉजिट हो गया या किसी तरीके कोई डिपॉजिट्स हैं, वो डिपॉजिट्स में आते हैं। आप लोगों को ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप लोगों को याद रहे। जब लेजर बनाना हो तो ये तुम्हें पता रहे कि मुझे ये किस ग्रुप में डालना है। ये लेजर ग्रुप कौन से में जाएगा, डिपॉजिट में जाएगा, करंट एसेट्स के अंदर है तो करंट एसेट्स के अंदर सब ग्रुप कौन सा बनेगा, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। डिपॉजिट्स के अंदर LIC वगैरह भी चल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट में भी जाती हैं, डिपॉजिट्स में भी जा सकती हैं। तो मल्टीपल चीज़ें होती है। जब आप लोग काम करने लग जाओगे तो चीज़ें डिफ़ाइन हो जाएगी ऑटोमेटिक कि डिपॉजिट्स है कि नॉन डिपॉजिट्स है, करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। फ़िलहाल इन सब मेन चीज़ों को समझ लो। ये आप लोगों का +1 +2 का पार्ट है, जो मैं इतना टाइम इनिशियल स्टेज में समझा रहा हूँ। अगर पहले आप लोगों को याद है तो बेटर, अगर नहीं याद है तो बट एक बार ओवरव्यू ले लो। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो डायरेक्ट इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस है। जैसे ये ज़्यादातर ये जो दो चीज़ हैं, ये आपको दोनों ही चीज़ सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं कि जैसे फ्रेट है, चाहे और इससे रिलेटेड और भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी को किसी भी मैन्युफैक्चरिंग करते समय या सेल्स के डायरेक्ट पार्ट हों। दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होते हैं एडमिन खर्चे, एक नॉन एडमिन खर्चे। जो एडमिन से रिलेटेड खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट में आते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे हैं जो सेल्स को डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उन सारे एक्सपेंस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट है, आप अपने दिमाग से ही इसको डिसाइड करोगे कि कौन सी कंपनी है। और ये सारी जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसमें से कंपनी टू कंपनी चीज़ें वैरी करती है। हर एक चीज़ हर दूसरी कंपनी के लिए अलग होगी। तो वो आप लोग जब काम करने जाओगे उतना टाइम आपने अपना दिमाग लगा के डिफ़ाइन करना है कि किसी कंपनी में सेम चीज़ वो इनडायरेक्ट होगी, दूसरी कंपनी में उस चीज़ डायरेक्ट होगी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। ऐसे ही इनकम का पार्ट है, कुछ कंपनियों में इनकम डायरेक्ट होती है, दूसरे में वो इनडायरेक्ट में भी चली जाती हैं। जैसे इंटरेस्ट इनकम जो है, जो इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां काम करती हैं उनके लिए वो डायरेक्ट इनकम है।
जैसे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली सारी कंपनियों के लिए इंटरेस्ट इनकम डायरेक्ट इनकम में आता है। बट अगर वही कोई कंपनी है और उसने कोई डिपॉजिट्स करा रखा है और उसका इंटरेस्ट उसको मिल रहा है तो वो इनडायरेक्ट का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है ना कंपनी टू कंपनी वेरी करती है और आप लोगों को उतना टाइम डिफाइन करना पड़ेगा कि किस कंपनी में काम कर रहे हो और उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जब तक आप नेचर ऑफ बिजनेस नहीं समझोगे जिस कंपनी का भी आप काम कर रहे हो, तब तक आपका अकाउंटिंग कभी भी सही नहीं हो सकता। ना आपका लेजर सही बनेगा, ना आप ग्रुप सही कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग कंपनी है, उसका अलग अलग तरीक़ों से काम होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दूसरी रिटेल सर्विसेज कंपनी है, तीसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी है, सर्विस में भी अलग अलग पार्ट हैं। तो जैसी कंपनी आप जैसे कंपनी पे आप काम कर रहे हो उस कंपनी के अकॉर्डिंग ही आपने अकाउंटिंग को एडजस्ट करना है, क्योंकि एक ही चीज़ अलग कंपनियों में अलग तरीके से होगी, दूसरे कंपनी में दूसरे तरीके से होगी। वो आपके दिमाग के ऊपर है कि उन सब चीज़ों को कैसे आप हैंडल करते हो। तो हमने ये डिस्कस कर ली डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी, और डायरेक्ट इनकम। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी, टीडीएस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे टैक्सेस का ये पार्ट होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये हमारा कभी भी लाइबिलिटी का पार्ट है, एवरी टाइम करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। और जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, इनपुट आउटपुट, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जितने भी तरीके के जीएसटी से रिलेटेड लेजर बनते हैं, किसी भी जो टैक्स से रिलेटेड लेजर बनते हैं ना, वो सारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बनते हैं। ये आप ध्यान रख लेना, आजकल जीएसटी से रिलेटेड ही सारा काम है। तो जीएसटी से इनपुट हो या आउटपुट हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, इस तरीके के जितने भी लेजर हैं वो सारे के सारे, टीडीएस, ऑल टाइप टीडीएस, 94C, 94J, ये मैं एडवांस भी थोड़ा बता रहा हूँ, बट आप आगे आगे चीज़ों को समझोगे जब हमारा दूसरा सेशन आएगा, उसमें जब टीडीएस का डिस्कशन होगा, जीएसटी से रिलेटेड डिस्कशन होगा, लिमिट्स एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज है, ये टैली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो मैं सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ। इस सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो आप एक बार दूसरा जब अटेंड करोगे तो सारी चीज़ें ये क्लियर हो जानी है कि ये चीज़ें क्या है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इनिशियल चीज़ें हम समझा रहे हैं, एडवांस अभी हम समझाएंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और ये जो बेसिक्स हैं वो भी ख़राब हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप बेसिक्स एक बार समझ लो। अब एक्सपेंस मैंने बता दिया, वो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, उसी का ही ये सेकंड पार्ट है। फिक्स एसेट अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फिक्स एसेट आप लोगों को पता ही है कि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। फिक्स एसेट ये हमारा एसेट्स का पार्ट है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स का पार्ट होता है। बैलेंस शीट में दो चीज़ होती हैं, एक लायबिलिटी और एक एसेट्स। तो ये एसेट्स का सबसे टॉप का पार्ट है और किसी भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एसेट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी ऑफिस को रन करना है तो टेबल, चेयर, लैपटॉप या पीसी, ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए। ऐसे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रन करना है तो प्लांट एंड मशीनरी बहुत ज़रूरी है, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें इसी में आती है। इसमें भी क्या है कि चीज़ें वैरी करती है कि वो कौन सी चीज़ है जो एसेट्स में रखनी है, कौन सी चीज़ है जो आपने परचेज में लेके जानी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंज्यूमेबल में लेके जानी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने एक्सपेंस में डालनी है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। बट इसके अंदर वो चीज़ें आती है जो एसेट्स का पार्ट है, किसी भी कंपनी का एसेट्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गए, या कोई गाड़ी हो गई, किसी भी तरीके कोई गाड़ी, ये फिक्स एसेट में आती है। कार है या ट्रक है या किसी भी तरीके का व्हीकल से रिलेटेड कुछ भी है, वो सारा इसी के अंदर आएगा। अब इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो मैंने पहले डिस्कस कर ही रखा है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ये करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तब तक जब तक कि वो ऐसी कंपनी जो ट्रैवलिंग का ही काम ना करती हो। अगर वो ट्रैवलिंग के कोई ऐसी कंपनी जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही काम करती हो तो ये डायरेक्ट इनकम का पार्ट बनेगा। बट अगर डायरेक्ट ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई कंपनी काम नहीं करती है तो वो सारी ट्रैवलिंग, कन्वेंस चार्जेस, ये सारे इनडायरेक्ट के पार्ट हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ऑफिस या किसी भी कंपनी के एडमिन से रिलेटेड सारे खर्चे आते हैं, जैसे सैलरी,
नॉट वेजेज। किसी कंपनी के लिए वेजेज भी इनडायरेक्ट का पार्ट है, बट वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कि कैसे आपने लोगों ने रखना है। वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि कंपनी टू कंपनी सारी चीज़ें वैरी करती है। वो जब आप अकाउंटिंग शुरू करने जाओगे तब आप कंपनी को पहले समझो ज्वाइनिंग के बाद कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है, क्या करती है और कैसे करती है। देन तब ही आपका अकाउंटिंग जो है वो प्रॉपर समझ में आएगा। तभी आप उसके परचेज के बिल्स, सेल के बिल्स, एक्सपेंस के बिल्स और एसेट्स के बिल्स, बैंकिंग रिलेटेड सारे वाउचर्स आप तभी डिफाइन कर पाओगे अपने दिमाग से। अदरवाइज सारे उल्ट पुल्ट हो जाएगा। सेल्स को परचेज में डाल दोगे, परचेज को एक्सपेंस में डालोगे, उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले उस कंपनी का से रिलेटेड जितने भी काम है कि कंपनी क्या सेल कर रही है, क्या परचेज कर रही है, किस तरीके की सर्विस दे रही है, वो सब जानना या कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू बहुत ज़रूरी है। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में उसी से रिलेटेड सारे खर्चे आते हैं जनरली, जैसे ट्रैवलिंग, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, कंज्यूमर गुड्स भी इसमें आ जाते हैं, सैलरी आती है, बैंक चार्जेज आता है, इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट वो जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। कार लोन का इंटरेस्ट हो सकता है, सीसी लिमिट का इंटरेस्ट हो सकता है, ओडी लिमिट का इंटरेस्ट, एनी टाइप इंटरेस्ट जो हमारा एक्सपेंस का पार्ट है, नॉट इन इनकम पार्ट, एक्सपेंस का पार्ट है, वो सारा ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर वेरी करता है और उसी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही डालते हैं। वो उससे रिलेटेड जितने भी लेजर्स बनेंगे, जो भी होगा, वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। डेप्रिसिएशन भी इसमें आता है और पेट्रोल एक्सपेंस हो गया। एडमिन से रिलेटेड जितने भी आपको खर्चे आ रहे हैं, अब कंपनी के ऊपर है कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है, तो उस तरीके के 100 खर्चे हैं, तो उतना टाइम डिसाइड होगा कि क्या खर्चे हैं और किस तरीके से लेना है, डायरेक्ट में लेना है या इनडायरेक्ट में लेना है। बट एडमिन से रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट में आते हैं। ऐसे इनडायरेक्ट इनकम में जैसे आपने डिपॉजिट करा दिया, कोई एफडी करा दी, उससे कोई इनकम आ गया, इंटरेस्ट आ गया, वो इनडायरेक्ट में इनकम में आ जाता है। या सेकेंडरी कोई भी इनकम है, वो जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके स्क्रैप होते हैं बहुत सारे जिसको बेचना है, तो वो सारा स्क्रैप से रिलेटेड इनकम भी इसमें आ जाता है। वो स्क्रैप का भी एक लंबा चौड़ा पार्ट है, वो टीसीएस वगैरह लगता है, उस पर भी जीएसटी का पार्ट है। बट वो चलो, इन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ जैसे कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है या कोई एफडी करा लिया, इस तरीके के जो भी इन्वेस्टमेंट, जैसे कंपनी का कोई ऐसा चीज़ है जो कंपनी के नाम पे खरीद रहे हो, जैसे एफडी खरीद ली या एलआईसी ले ली या कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया, कोई शेयर खरीद लिया, या ऐसी चीज़ जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट आप डिसाइड कर सकते हो कि ये आपने जो चीज़ खरीदे वो इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारी उस तरीके से जितने भी लेजर बनते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट के उसमें आते हैं। ये सारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा। लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी हमारा एसेट्स का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट्स का पार्ट है। ऐसा चीज़ जैसे लोन एडवांसेस, मान लीजिए कि कैपिटल है, किसी कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, उसने अपने फ्रेंड्स को या अपने किसी बिजनेसमैन को उसने थोड़े दिन के लिए, महीना 2 महीने के लिए कोई पेमेंट दे दी कि भाई ये मेरा पेमेंट ले लो, आप मुझे बाद में वापस कर देना, या रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडवांस दे दिया उसको, तो उस तरीके से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे लेजर बनेंगे, ये सारा ही लोन एडवांस में आएगा। ऐसा चीज़ जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो गए, वो भी लोन एडवांसेस के पार्ट हैं। एडवांस देना, किसी को भी एडवांस दिया आपने, एनी टाइप ऑफ एडवांस, सप्लाई के अगेंस्ट एडवांस दे दिया, या कोई डिपॉजिट्स करा दी कि भाई मेरे को फ्रेंचाइजी लेनी है आपकी, तो मैं 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जो फ्रेंचाइजी का इनिशियल मनी होता है वो डिपॉजिट्स मांगते हैं लोग, तो वो उस तरीके के जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सारे डिपॉजिट्स लोन एडवांसेस में जाते हैं। इसके अंदर ये भी है कि टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड भी जो रिफ़ंड है, रिफ़ंड की मैं बात करूँ, जो हमारा टीडीएस कटता है उससे रिलेटेड के भी जो लेजर हैं वो भी इसमें बनते हैं। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट, लोन एडवांसेस भी कवर अप हो गया। इन्वेस्टमेंट एंड लोन एडवांसेस दोनों ही एसेट्स के पार्ट हैं और ये अपना करंट एसेट्स के पार्ट में आते हैं। जैसे यहाँ करंट एसेट्स का पार्ट है, ये भी करंट एसेट्स और प्राइमरी करंट एसेट्स के ही पार्ट में आ जाता है। ये एसेट्स के निचले वाले खाने में वेरी करता है। अब हम बात कर रहे हैं जी लोन
एंड लाइबिलिटी का, लोन्स एंड लाइबिलिटी, इसके अंदर एनी टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ डाल सकते हो जो कंपनी से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ हैं। कोई भी लोन्स हो, कार लोन हो या अनसिक्योर लोन हो, जैसे ये भी लोन्स के ही पार्ट हैं। बट इसको डिस्कस करने से बेटर है कि हम बाकी चीज़ों का डिस्कस करें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन, सारे ही लोन आ जाते हैं। एनी टाइप ऑफ लोन आप इसमें डाल सकते हो, किसी भी तरीके का। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये एसेट्स के पार्ट होते हैं। एक कंपनी के अंदर ना मल्टीपल चीज़ें होती है, मल्टीपल लेजर बन सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें जो डिफाइन नहीं हो रही कि ये यार ये किसका पार्ट है, ये एसेट्स का भी नहीं है, ये एडवांसेस के भी नहीं है, ये फिक्स एसेट्स के में भी नहीं है, डेटर के भी नहीं है, या हमारे दूसरे भी नहीं है। उस जो बच गया वो हम सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स में डाल देते हैं। ऐसा एसेट्स जो एक्सपेंस का पार्ट है बट अभी एसेट्स का पार्ट है, हमने इन्वेस्ट कर दिया है, और वो हम जब वो एक्सपेंस होगा तब हम एसेट्स में से निकाल के उसको P&L में बुक कर लेंगे। फिलहाल हमने मान लीजिए जैसे कि एडवांस दिया है अगेंस्ट एक्सपेंस, उस चीज़ को हम मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स में डालते हैं। प्रोविज़न, एनी टाइप ऑफ प्रोविज़न, कि जैसे एडवांस टैक्स से रिलेटेड प्रोविज़न करना हो या फ्यूचर से रिलेटेड प्रोविज़न करना हो, वो हम सारा प्रोविज़न में डालते हैं। बहुत कम यूज होता है बट फिर भी आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि ये प्रोविजंस में अगर पार्ट है तो प्रोविजंस में हम डालेंगे। परचेज, जनरली परचेज को पता ही है सबको कि परचेज क्या है, इसको इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एनी टाइप ऑफ परचेज, चाहे CGST, IGST, किसी भी तरीके का लोकल, इंटरनेशनल, एक्सपोर्ट, एनी टाइप ऑफ परचेज जो भी है वो परचेज अकाउंट्स के अंदर आएगा। ठीक है, हमारा परचेज तक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये आता है जी लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें आता है इनिशियल कैपिटल अकाउंट, इनिशियल कैपिटल जो मनी होती है जिसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। ऐसी इसमें ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के अंदर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो उनका कैपिटल अलग है, बट इनिशियल मनी जो डलता है, जो कंपनी शुरू करते टाइम डलता है, जो प्रॉफिट को अर्न करके एवरी टाइम प्रॉफिट को बढ़ा के जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, उस सब चीज़ों को हम रिजर्व एंड सरप्लस में डालते हैं। ये प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एकदम नहीं आता। ये आता है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप से हटके जो कंपनियां होती है, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस तरह की कंपनियों में रिजर्व एंड सरप्लस होता है। रिटेन्ड अर्निंग, ये भी आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड ही है, शेयर होल्डर से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। ऐसा जो इसको आप बोल सकते हो टैक्स से रिलेटेड सारा एक्सपेंस प्रोविज़न करने के बाद से जो नेट प्रॉफिट बचता है, जो नेट प्रॉफिट बचता है वो कैपिटलाइज होती है। ये भी कैपिटल का पार्ट है, और ये जो टैक्स से रिलेटेड जैसे इनकम टैक्स कट गया या किसी तरीके का शेयर से रिलेटेड हो गया, ROC से रिलेटेड जितने भी टैक्स टूक्स कटने के बाद से जो नेट प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज करते हैं ना तो वो रिटेन अर्निंग में आता है। इसके अंदर आप R&D के भी अकाउंट्स खोल सकते हो, नए उपकरण से रिलेटेड जो मतलब एक्सपेंस से रिलेटेड भी इसमें पार्ट बनता है, तो वो भी इसमें हम डाल सकते हैं। जैसे एसेट्स है, कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है या निवेश करना है कहीं, तो जो मतलब इन सब चीज़ों के लिए जो पैसा बचता है रिटेन अर्निंग में आता है, वो सारी चीज़ें रिटेनिंग में हम बोल सकते हैं। उसके बाद से आता है सेल्स अकाउंट के अंदर वो जो लोकल सेल है, IGST सेल है, इंटरनेशनल सेल है, एक्सपोर्ट है, वो सारा सेल अकाउंट्स के अंदर काउंट होता है। जैसे परचेज के अंदर मैंने बताया आप लोगों को क्या क्या आता है, तो सेल परचेज तो नॉर्मल ही है कि सेल एनी टाइप ऑफ सेल का पार्ट है। जैसे सेल लोकल सेल, IGST सेल, CGST सेल, UTGST, आप लेजर जिस तरीके का बनाना चाहो, आप नॉर्मल एक सेल अकाउंट भी बना के काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती है
कि आपने आगे कैसे ओवरव्यू करना है। अब मान लीजिए कोई ऐसा है जो कहता है कि नहीं मेरा तो 5% का सेल, मेरा 18% का, मेरा 12% का, परसेंटेज वाइज सेल का लेजर चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी सेल्स बनते हैं कि आप लेजर बनाओ रेट वाइज, कि जो जीएसटी का रेट वाइज है, टैक्स फ्री का मेरे को अलग से सेल का लेजर दो, बनना चाहिए मेरा। तो उस टाइप से रिलेटेड जितने भी सेल है ना, वो सारा इसी के अंदर सेल के अंदर बनते हैं, सेल लेजर के अंदर बनते हैं। 18% हो गया, 12% हो गया, या एग्जाम्पशन सेल, एग्जाम्प्टेड सेल हो गया जिस पे जीएसटी नहीं लगता, या 28% का सेल है। बट उसके ना एक सबसे बड़ी बात है कि आपका सेल ना वो मिक्स नहीं होना चाहिए। तो मतलब आइटम टू आइटम सेल नहीं होना चाहिए, और वो एक ही इनवाइस के अंदर 12-18 या इस टाइप के सेल नहीं होने चाहिए, तब जाके ये बना के फ़ायदा है। और अगर आपकी अकाउंटिंग एज पर इन्वेंट्री हो रही है तो आप 12-18 की सेल बना ही नहीं सकते अगर आपका मिक्स इन्वेंट्री सेल आउट हो रही हो। जैसे रिटेल कैटेगरी के है या मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में कोई ऐसा आइटम जो 18 में बिक रही है, 5 में बिक रहा है, टैग एग्जाम्पशन में बिक रहा है, तो आप अलग अलग परसेंटेज वाइज सेल नहीं बना सकते। फिर तो आपको एक ही सेल बनाना पड़ेगा और ग्रुपिंग अलग अलग करनी पड़ेगी कि उसमें आइटम टू आइटम जीएसटी का रेट सेट करना पड़ेगा। वो एडवांस का पार्ट है, वो हम जब आप एडवांस की कोर्सेज करने लगोगे या एडवांस में हम लास्ट में जाएंगे जब हम आपको जीएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कन्फिग्रेशन दूंगा, तो मैं बताऊंगा। बट ये समझ लो अभी फ़िलहाल सेल अकाउंट्स में जितने भी एनी टाइप ऑफ सेल लेजर जो बनेगा वो सेल के अंदर बनेगा। ऐसे ही सिक्योर लोन मैंने बताया था आपको, लोन के अंदर जाके ऐसा लोन जो सिक्योर्ड है, जैसे सीसी किसी के घर के अगेंस्ट है, मान लो ऑनर के अगेंस्ट, ऑनर के घर के अगेंस्ट कोई लिमिट उसको मिली हुई है, सिक्योर लोन है। कार लोन जो होता है वो सिक्योर लोन होता है कभी भी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर अगेंस्ट जो लोन लिया हुआ होता है वो सिक्योर लोन होता है। तो इस टाइप के सारे लोन जो सिक्योर्ड है, कि मतलब हमने जो पैसा बैंक से उठाया या किसी फाइनेंशियल सर्विस से उठाया, बट हमने कोई चीज़ को मॉर्गेज की, कि जैसे प्लॉट रख दिया या घर रख दिया या कार मान लो हमने रख दिया, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं गिरवी रख के लोन लेना, गोल्ड लोन है, वो भी सिक्योर लोन का पार्ट है। तो ऐसा लोन जो सिक्योर्ड हो कि कल को बैंक चाहे या फाइनेंशियल सर्विस चाहे वो पार्टिकुलर चीज़ बेच के अपना जो लोन रिकवर कर सकता है अगर आप पैसे नहीं देते हो। तो उस टाइप के जितने भी लोन होते हैं वो सिक्योर लोन होते हैं। और इसके अगेंस्ट ऐसे लोन जो सिक्योर्ड नहीं हो वो अनसिक्योर्ड में आते हैं। वो मैं नीचे आपको है ही है यहाँ पे, वो मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल सिक्योर्ड मैंने बता दिया। स्टॉक इन हैंड, नॉर्मल जो स्टॉक आपके किसी भी पार्टिकुलर डेट तक बचा हुआ हो, वो चाहे आपका रॉ मटेरियल के पार्ट में हो, फिनिश गुड्स के हो या अनफिनिश गुड्स में हो, एनी टाइप ऑफ गुड्स जो आपके फैक्ट्री के अंदर या शॉप के अंदर अभी है जो सेल आउट नहीं हुआ, वो स्टॉक जो आपके प्रेजेंट है उस सारे हेड को हम लोग स्टॉक में रखेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इन्वेंट्री वाइज आ जाता है, या आपको इसमें स्टॉक में कोई एक वैल्यूएशन डालना है 31 मार्च में या 31 दिसंबर में, एनी टाइमिंग में या किसी भी डेट में, तो वो आप यहाँ से स्टॉक के अंदर लेजर बना के, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का सारा लेजर भी इसके अंदर ही बनता है, स्टॉक इन हैंड के अंदर। उसके बाद से आता है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐसे इसके अंदर वो लेजर बनते हैं जहाँ से हम परचेज करते हैं, जो हमारे वेंडर हों, वेंडर और सप्लायर जो हमारे होते हैं उनका सबका लेजर क्रेडिटर्स में बनता है। एनी टाइप ऑफ वेंडर हो, एनी टाइप ऑफ सप्लायर हो जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, जिनका आप परचेज में एंट्री चढ़ा रहे हो, जिनका परचेज आता है, या जिनका ऐसा जो खर्चा आप बुक कर रहे हो, एक्सपेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि वेंडर जो बनते हैं वो एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो ऐसे हर एक लेजर जिनसे आप गुड्स खरीद रहे हो या कोई भी सर्विसेज रिसीव कर रहे हो, उस टाइप के जितने भी लेजर बनते हैं वो सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बनते हैं। और उसके दूसरा डेटर जो उसके विपरीत है, ऐसे लोगों को जिनको आप सेल आउट कर रहे हो, सेल ऑफ गुड्स है या सेल ऑफ सर्विस है या एनी टाइप ऑफ सेल है, किसी भी टाइप की सेल जिनको आप कर रहे हो, उनसे पैसा लेने वाला खड़ा कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हमारा सन्ड्री डेटर के अंदर आते हैं। और सस्पेंस
अकाउंटिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो ये भी एक पार्ट है। ये एक नॉर्मल सस्पेंस अकाउंट बनता है जो सस्पेंस के अंदर ही बनता है और ये प्राइमरी में आता है। इसमें क्या है, ऐसी एंट्री जैसे आप बैंक चढ़ाते समय आप जा रहे हो और आपको पता ही नहीं हो रहा कि ये एंट्री बैंक से तो पैसे ऑनर ने दे दिया या आपने दे दिया, चाहे जिसने भी पैसे तो दे दिए, बैंक से पैसे कट गए, बट वो डिफाइन ही नहीं है कि किस बात के पैसे कटे हैं, क्यों कटे हैं, क्या थे, क्या खर्चा था, एनी टाइप ऑफ खर्चा जो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये आपके एक्सपेंस है या किसी क्रेडिटर्स को दिए, डेटर्स को दिए, लोन एडवांसेस, एनी टाइप जब आपको समझ नहीं आ रहा, आपने कंफर्म करना है किसी से भी, आपका अपने सीनियर से कंफर्म करना है या ऑनर से कंफर्म करना है या जिसने ये पैसा खर्चा है उससे कंफर्म करना है, तो वो जब तक कंफर्मेशन नहीं आती वो सारी एंट्री हम लोग सस्पेंस में करके होल्ड रखते हैं और टाइम टू टाइम अपने सस्पेंस को क्लियर करते हैं। मान लीजिए ऑनर्स अभी आप बैंक चढ़ा रहे हो या एंट्री डाल रहे हो, पता ही नहीं कि एंट्री कैसा है, बैंक ज़्यादातर बैंक से रिलेटेड ही खर्चे सस्पेंस के अंदर आते हैं, तो बैंक की एंट्री चढ़ा रहे हो, अभी ऑनर है नहीं, पूछ सकते नहीं, बट आपको बैंक तो डालने हैं, तो आपने 100 एंट्रियाँ डालनी है, उसमें से 5-10 या जितनी भी आपको समझ नहीं लग रही है, तो गलत डालने से बेटर है कि उसको सस्पेंस कर दो। आप जब समझ ही नहीं आ रहा तो सस्पेंस करना बेटर है। गलत एंट्री गलत लेजर में पोस्ट करोगे, कल को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेने वाले को देने वाले में खड़ा कर दोगे, किसी और का लेना किसी और से ले लोगे या किसी और को देना किसी और को दे दोगे, तो उससे बेटर है कि आप उसको सस्पेंस में खड़ा करो। जो जिसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं जब भी वो आता है 1 दिन 2 दिन बाद, तो आप उसके साथ बात करके या उससे पूछ के अपना सस्पेंस क्लियर कर सकते हैं। सिमिलर हम लोग बात कर रहे थे सिक्योर लोन का, तो उसके बाद आता है अनसिक्योर लोन। ऐसा लोन जो सिक्योर्ड नहीं है, मतलब अनसिक्योर्ड, जैसे कि किसी से भाई बंधु में पैसा ले लिया कि भाई यार मेरे को थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, तू पैसे दे दे, वो सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि आप उसने पैसा दिया है आपके फेस वैल्यू के ऊपर, आपके ट्रस्ट के ऊपर, आप को लौटाना तो है ही है, ऐसा नहीं कि नहीं लौटाना, बट सिक्योर नहीं है कि कब लौटाना है, किस कंडीशन में लौटाना है। सो ऐसी अनसिक्योर्ड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या लोन्स होते हैं वो सारा अनसिक्योर लोन में जाते हैं। ऐसा लोन जो बैंक विदाउट किसी गिरवी को पैसा दे देता है, जैसे मुद्रा लोन टाइप सुना ही होगा आप लोगों ने, मुद्रा लोन अनसिक्योर लोन होता है ज़्यादातर, जो टर्नओवर के ऊपर मिलता है कि आपकी इतनी टर्नओवर का उसका 20%, तो ये थोड़ा एडवांस का पार्ट है, मैं बाद में बता दूंगा। अब हमारा जो ग्रुप है, ऑलमोस्ट ये ग्रुप जो है वो मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग ये जो रिकॉर्ड्स हैं आप इसको 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को ये ग्रुप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब आप आगे लेजर बनाने जाओगे ना तो ये ग्रुप का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप अकाउंटिंग शुरू ही नहीं कर सकते। अगर आपने शुरू किया और आपने परचेज को सेल के अंदर डाल दिया, डेटर को क्रेडिटर के अंदर डाल दिया, आज नहीं तो कल ये सारी गलतियां आपकी पता लगेगी, उतना टाइम आप लोगों की बहुत बड़ी वाली तगड़ी वाली इंसल्ट होने वाली है। सो आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि इस ग्रुप को समझो, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार जितने बार आप देख सकते हो इस वीडियो को देखो, बल्कि नोट बना लो और उस नोट के अगेंस्ट आप अपना काम शुरू करो। जैसे जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, साल 1.5 साल 2 साल आप, तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इनिशियल स्टेज में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा, जैसे हमारा भी 2 साल का कोर्स लॉन्च है, आप 2 साल का हमारा भी कोर्स ज्वाइन करोगे, तो ये हम मल्टीपल टाइम्स आपको चीज़ें बताएंगे, तो उतना टाइम भी ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो आप लोगों को नॉर्मल पता लग जाता है। और लाइफ का अकाउंटिंग में क्या है, डेली टू डेली चीज़ें चलती रहती है, तो ये चीज़ें रट हो जाती है। बट शुरू में आप लोगों को एक बार इन सब चीज़ों पे फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट अब हम लोग वीडियो बनाएंगे और रिकॉर्ड्स करेंगे, वो अब हम लेजर क्रिएशन और बाकी चीज़ों पे करेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे लेजर ग्रुप कोई क्रिएट करना होगा तो करेंगे, बट ये भी मैं बताऊँगा कि ग्रुप किस लिए बनता है और कैसे बनता है, क्यों बनता है। लेजर मैं आपको सारी बताऊँगा कि किस टाइप का लेजर होता है। वाउचर टाइप में बताऊँगा कि अगर कोई नॉर्मल वाउचर टाइप आपने, वैसे वाउचर टाइप इसके अंदर पहले बना होता है, हमें बनाने की नीड नहीं पड़ती, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस करूँगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी डिस्कशन करूँगा। एंड उसके बाद में और भी जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं चाहे रिकॉर्ड्स हैं वो भी मैं आप लोगों को दूंगा, वो अगले सेशन में, अगले पार्ट में। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।